नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज हमारी इस चर्चा को विस्तार न्यूज के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का जो बीड़ा केंद्र और राज्य की सरकार ने उठाया है, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने कैबिनेट में बड़ा निर्णय लिया है। बड़ा निर्णय ये है कि जो नक्सली मुख्य धारा में लौटेंगे, उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं उसे वापस लिया जाएगा। ये इस लिहाज से बड़ा हो जाता है क्योंकि बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण हो रहा है। नक्सली बंदूक छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। वो अब बुलेट की बात नहीं करेंगे, बैलेट की बात करेंगे। उसे देखते हुए सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है। हालांकि इससे पहले भी इस तरीके के निर्णय हुए हैं, जिसमें जेल में बंद जो नक्सली हैं उनके केस वापस लेने की बात हुई थी, लेकिन बड़े पैमाने पर सफलता नहीं मिली। आज सवाल एक बार फिर वही उठ रहा है विपक्ष की तरफ से कि जो मुख्य धारा में लौट रहे हैं उनके तो केस वापस होंगे, लेकिन जो नक्सली जेल में बंद है, जो छोटी मोटी धाराओं में जेल में बंद है, क्या उन पर भी विचार किया जाएगा? मुझे लगता है सरकार इस बारे में भी सोच रही होगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। भाजपा कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारे पत्रकार साथी जुड़ेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में सरकार ने एक डाटा पेश किया जिसमें 2004 से 14 तक जो यूपीए की सरकार थी, उस दौरान कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, कितने नक्सली मारे गए और नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या क्या घटा उसकी जानकारी दी। और 2014 से 2025 तक किस तरीके से नक्सली घटनाएं कम हुई और आज नक्सलवाद किस स्थिति में, इसका डाटा लोकसभा में सरकार ने पेश किया। उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा कौन सा चमत्कार इन्होंने किया है? 2 साल में की छड़ी घुमा दे और जादुई छड़ी घुमा दे और लाइन से आके समर्पित कर रहे। दोहरी नीति क्यों? उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति आत्मसमर्पित नक्सली के आपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी कि वो निर्दोष आदिवासी जो नक्सलियों के नाम से पिछले 15 साल में भी और अभी भी कई निर्दोष आदिवासियों को नक्सलियों के नाम से जेल भेज दिया गया है, उसका क्या होगा? उसका समीक्षा कौन करेगा? और नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। तो आपने सुना डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट में क्या निर्णय हुआ। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ सवाल उठाए। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए किरण बघेल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रीति उपाध्याय जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पत्रकार साथी रोहित मिश्रा जुड़ेंगे और दिल्ली से अमृत तिवारी जुड़ेंगे, क्योंकि मामला संसद का है और संसद में जो बातें हुई उस पर बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं किरण बघेल जी आपसे करते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने आज ही कैबिनेट में फैसला लिया है और ये फैसला ऐसा है कि जो नक्सली मुख्य धारा में लौटेंगे उनके केस वापस होंगे। क्या लगता है इससे, इस फैसले से आत्मसमर्पण बढ़ेगा? क्या लगता है कि ऐसा करके सरकार उन नक्सलियों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करेगी जो अभी भी जंगलों में हथियार लेकर लड़ाई करने के मूड में है? किरण जी। देखिए मृगेंद्र जी, जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने ये संकल्प लिया था कि 2026 तक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से मुक्त हो जाएगा, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नक्सलवादी आत्मसमर्पण कर रहे, जैसे जिस प्रकार से उनका खात्मा हो रहा है, मुझे लगता है ये संकल्प सिद्धि तक होते दिखाई दे रहे हैं। और रही बात ये जो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया, बहुत स्वागत योग्य फैसला लिया गया है। जिस प्रकार हम सिर्फ नक्सलवाद के खात्मे की ही बात नहीं करते हैं, जो हम नक्सलवादियों के पुनरुत्थान की बात करते हैं, पुनर्वास नीति की बात करते हैं, उसी नीति के तहत मृगेंद्र जी हम आत्मसमर्पित जो नक्सलवादी हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको सम्मानजनक जीवन यापन करने तक की सुनिश्चित कर रहे हैं। हम सिर्फ नक्सलवाद को बस्तर से खात्मे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो आत्मसमर्पित नक्सलवादी है उनके भी फ्यूचर के भी बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ बस्तर में जो लोकोलाइट्स है उनके भी विकास के बारे में सोच रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार नक्सलवाद से मुक्त होने वाला है छत्तीसगढ़, बहुत स्वागत योग्य कदम है। और मुझे लगता है कि जो हमने जो पुनर्वास नीति लेकिन बनाई है सरकार के इस कदम पर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर उन लोगों का क्या होगा जो छोटी मोटी धाराओं में नक्सली बताकर जिनको जेल में बंद किया गया, उन पे मामले चल रहे हैं। उस पे प्रीति जी आपका जवाब लूंगा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी यही सवाल खड़ा किया है। मैं आपका जवाब लूंगा कि कांग्रेस आखिर इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती है और उन आदिवासियों के बारे में या जो आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाह रही सरकार, उसको किस तरीके से देखती है प्रीति जी? देखिए, सबसे जरूरी बात तो ये है कि देखिए, पुनर्वास नीति हमेशा से सरकारों की रही है। आज कोई नया चीज नहीं है जिसपे बात। नया क्या है, ये पीठ थपथपाने वाला और नया नया कह करके और फिर रोल बैक भी करते हैं। एक तो सबसे पहले तो सरकार इस बात की गारंटी जरूर दे दे कि जो आज कह रही है उस पर कल पलट नहीं जाएगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात की बात हो रही है कि जब जितने सरेंडर हुए उनका केस वापस लिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। जो प्रदेश अध्यक्ष ने भी हमारे सवाल उठाया है, बहुत सीधा साधा सवाल है कि जो जेल में हमारे ग्रामीण ऐसे भाई बहन जेल में डाल दिए गए हैं जिन्हें गलत तरीके से नक्सली बता दिया गया और उन पर गलत प्रकरण दर्ज किए गए हैं, तो उनका क्या होगा? क्या वो जेल में सड़ते रहेंगे या उनके लिए भी कोई पॉलिसी, कुछ सोच विचार इस सरकार के पास कुछ है या नहीं है? सबसे पहला प्रश्न ये है। अब बात करें अगर कि रिहैबिलिटेशन और वापस पुनर्वास और केस वापस लेने की, तो इस तरह का कुछ पॉलिसी हमेशा रहा है। और 2018 में से लेकर के 21 तक का डेटा, इस पर ज्यादा स्टडी हुआ था। तो इस स्टडी में पाया गया था कि तकरीबन 3% ही ऐसे थे लोग जो नक्सली सरेंडर किए थे, जो जिनका प्रकरण वापस लेने लायक भी पाया गया जिसे। तो ये प्रोसेस एक कुछ हद तक होता रहा है पहले भी। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये कह रहे हैं सबका कर देंगे। अरे भाई, सबका कर दोगे तो सबसे पहले इसका मतलब झीरम घाटी में जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स की हत्या की गई, सुपारी किलिंग भी जो जिसे कहा जाता है हमेशा, क्या उसे उन नक्सलियों को भी माफ कर दिया जाएगा? ये सरकार क्या इतनी निर्दयी और इतनी निर्मम हो गई है? और सिर्फ हमारे कांग्रेस के लीडर क्यों, रानी बोदली से लेकर के आप तमाम जितने घटना आज तक हुए जिसमें हमारे सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं, जिसमें एसपी लेवल तक के राजनांदगांव में पुलिस कर्मी मारे गए हैं, क्या उन सब के खून का को माफ कर देगी ये सरकार? इतनी निर्मम और निर्दयी सरकार हो रही है ये, इस बात का जवाब। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है। रोहित हमारे साथ कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बाद उन्होंने ब्रीफिंग सुनी। रोहित, क्या सभी मामलों का मतलब जो लोग बड़े जघन्य अपराध में भी शामिल है, जो जवानों की हत्या में शामिल है, क्या उनके मामलों को वापस लेने की बात है, या फिर जो छोटे मोटे मामले हैं जो सहयोगी के रूप में किसी का नाम आया है? थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और अगर सभी का माफ होगा तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। रोहित। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस पे लगातार चर्चा चल रही थी और लंबे समय से चर्चा थी, तो आज कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंत्रिमंडलीय उप समिति का बनाई जाए और वो उप समिति इस चीज का ध्यान रखेगी, तमाम केसों को देखेगी, हर वो नक्सली के बारे में रिव्यू करेगी जिसका कहीं ना कहीं जो पुनर्वास कर चुका है, और उस को करने के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि उसके क्या तमाम जो केस उसके ऊपर रजिस्टर्ड है उसको माफ किया जाए या फिर उसमें क्या आगे निर्णय लेना। लेकिन ये सब मंत्रिमंडल उप समिति के हाथों होगा। तो पूरे तरीके से एक रिव्यू प्रोग्राम जो है वो चलने वाला है। एक एक नक्सलियों के बारे में आने वाले समय पे जो तमाम जो समिति बनाई गई है वो समिति चर्चा करती हुई नजर आएगी। उनके ऊपर कौन कौन से केस हैं, किन किन के हत्या में वो शामिल रहे हैं, कब कब ये हत्या हुई है, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, तमाम वो बिंदु है जिन पर अभी चर्चा होगी। और चर्चा होने के बाद में ये तय किया जाएगा कि किनका केस माफ करना है, किनको अभी जो है वो सजा दिलानी है। तमाम चीजें आने वाले समय पे स्पष्ट होगी। लेकिन लंबे समय से मांग की जा रही थी और जिस तरह से पॉलिसी है छत्तीसगढ़ में, उस पॉलिसी में भी ये कहा गया था कि ऐसा फैसला लिया जाएगा। जिस फैसले को आज लिया गया, कैबिनेट में इसकी स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद इसकी जानकारी लाई गई। फिलहाल मंत्रिमंडलीय उप समिति किस पर नाम, ठीक है, मतलब ये है कि जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में लौट रहे हैं, उनकी भी यही डिमांड थी कि हम लोगों पे जो मामले चल रहे हैं या बहुत से उनके साथी जो अलग अलग जेलों में बंद हैं, उन पर जो मामले चल रहे हैं उसमें थोड़ा शिथिलता, रियायत दी जाए और उनको भी मुख्य धारा में लौटाया जाए। हालांकि प्रीति जी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है, इसका जवाब मैं किरण जी से लूंगा, लेकिन अभी अमृत जी के पास चलता हूँ क्योंकि
मृगेन जी, आप जो बोल रहे हैं उसमें ये चीज तब ऐड करिए, क्या ये सरकार नक्सलियों से ब्लैकमेल हो रही है? इसका मतलब नक्सलियों ने ये कंडीशन रख दिया है और ये आऊंगा सरकार मान रही है, इसका मतलब ये सरकार ब्लैकमेल हो रही है। आऊंगा प्रीति जी, आपके पास आऊंगा। पहले अमृत जी से पहला रिएक्शन ले लेता हूं। लोकसभा में कल जो है नक्सलवाद को लेकर एक डाटा पेश किया गया, जिसमें 2004 से 14 जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस समर्थित सरकार थी, और 2014 से अभी तक की जो एनडीए सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, उस डाटा की थोड़ा अमृत जी मैं चाहूंगा आप समीक्षा करें कि उस डाटा में क्या पाया गया और पार्लियामेंट में उस पर क्या चर्चा हुई। अमृत जी। मृगन जी, देखिए, ये जो नक्सलवाद का जो मुद्दा है और जिस तरह से सदन के भीतर इसको लेकर के एक शॉर्ट डिस्कशन ही रहा, उसमें आप देखेंगे कि सारे की सारी चीजें, दो तथ्य रखे गए वो इस आधार पे थे कि जो कार्रवाई हुई है नक्सलवाद के खिलाफ वो कितना कारगर रही है, किस सरकार में कितना कारगर रही है। पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे, ऑपरेशन कोबरा भी चलाया गया था, तब भी तत्कालीन दौर में जो है इसका विरोध भी हुआ था कि आप ऑपरेशन कोबरा क्यों नाम रख रहे हैं। उसके बाद जो है यह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उस समय भी नक्सल के उन्मूलन को लेकर के ऑपरेशन चलता रहा। सलवा जुडूम भी बीच में आया, उसके बाद उस पर भी बैन लगा। तो एक तरह से जो धारा चलती रही है उसमें ये जो डेटा रखा गया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब कार्यकाल शुरू होता है 2014 से बाद से, वो एक निर्णायक भूमिका अदा करते हुए दिखाया गया। दूसरी चीज तो डाटा में ये प्रकट किया गया है कि खासतौर पे जो एक डेडलाइन दी गई गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, वो उस डेडलाइन का फलक्रम ये रहा कि नक्सली जो है घुटने टेकते नजर आए। कई जगह पे उन्होंने सरेंडर किया और अभी भी सरेंडर का जो है दायरा चल रहा है। अब इसमें एक और बात जो आ रही है कि इसमें जोड़ देता हूं घटनाक्रम जिसकी तरफ आप लोग डिबेट कर रहे हैं कि ये नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं और जिसको लेकर के कैबिनेट ये फैसले पे चल रही है कि इनके जो है गुनाह माफ किए जाए। दरअसल जो केंद्र सरकार है उसका मोटिव ही यही है कि जो देखिए हमारे यहाँ सुधार गृह होते हैं, सजा गृह नहीं होता है। तो ये है कि अगर कोई मुख्य धारा में आ रहा है, क्योंकि नक्सलवाद कोई ऐसा नहीं था जो उनकी विचारधारा के अनुसार कि वो एक गुनाह के लिए जा रहे, वो तो अपने आप को दिखा रहे थे हम एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, माओवाद को एक विचारधारा की तरफ पेश कर रहे थे। इसमें हत्याएं भी हुई। नक्सली कहते हैं कि हमारी भी हत्या की गई है, वो दूसरे फोर्सेस ने की है। तो नैरेटिव का खेल है। इसमें जो है सरकार की कोशिश ये रही है, जो गृहमंत्री ने भी पिछले दिनों स्पष्ट किया था कि हम ट्रैकिंग रख रहे हैं, कौन सा नक्सली किस तरह से काम कर रहा है, अगर वो मुख्य धारा में आया है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक प्लानिंग के तहत आया हो कि कुछ समय तक जब तक हम कमजोर हैं तब तक हम अपना सिर नवा के रहते हैं और जब मजबूती आएगी तो फिर अपनी विचारधारा के साथ हम उग जाएंगे। एक कविता कही जाती है पाठ की कि हम घास हैं कहीं भी उग आएंगे, तो वो नजरिया ना हो यहाँ पे नक्सलियों के बीच में कि घास बन के फिर से उगाए। वो ट्रैकिंग सिस्टम हो और उनको मुख्य धारा में अगर आ रहे हैं तो लाने का हर संभव प्रयास हो। गन अगर छोड़ रहे हैं तो उनका स्वागत है, अगर गन नहीं छोड़ रहे हैं तो उनको ठोकने के लिए जो है वो सेना अर्धसैनिक बल जो है वो तैयार है। ठीक है अमृत जी, आपने बहुत सारी डिटेल जानकारी दी। मैं किरण बघेल जी के पास आऊंगा। प्रीति जी का एक सवाल है कि क्या नक्सलियों से ब्लैकमेल होकर ये फैसला लिया है, और अमृत जी ने भी बताया कि केंद्र की सरकार भी यही चाहती कि जो लोग मुख्य धारा में लौटे हैं, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनके मामलों को खत्म किया जाए। तो दोनों पर आपका जवाब चाहिए किरण जी। मृगेन जी, प्रीति जी जो सवाल उठा रही बहुत ही रेडिकुलस, बहुत ही हास्यास्पद बात लगती है। जिस सरकार के दबाव में, जिस सरकार के खौफ में नक्सलवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिस प्रकार हमारी पुलिस फोर्स बड़े बड़े कमांडर रैंक के नक्सलवादियों को खात्मा कर रही, हिडमा जैसे नक्सलवादियों का खात्मा कर रही। भला आपको लगता है मृगेन जी की हमारी सरकार, हमारी पुलिस ब्लैकमेल होगी? आपको किसी भी एंगल से लग रहा है जिस प्रकार इतने बड़े बरसात में जहां पे बड़े बड़े ऑपरेशन रुक जाते थे, इनकी सरकार की बात करूं तो एक भी नक्सल संवाद जिन्होंने नहीं किया, एक भी नीति नहीं बनाई। आपको लग रहा है मृगेन जी की नक्सलवादियों के से ब्लैकमेल होंगी? कहीं ना कहीं हमारी सरकार का खौफ है, हमारे पुलिस बल का खौफ है, साथ ही साथ हमारी विश्वदेव सरकार की संवेदनशीलता है और यहाँ के नक्सलियों का हमारी सरकार के पुनर्वास नीति पे भरोसा है। यही कारण है कि भारी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और जो फोर्स पिछले जो कांग्रेसी इनको सिर्फ बस्तर को एक वोट बैंक की तरह ट्रीट करती थी और यहाँ के ना तो विकास की चिंता करती थी, ना ही आदिवासियों की चिंता करती थी, हमारी सरकार आती है ना सिर्फ विकास की बात करती है आदिवासियों के, बल्कि उनके विकास के रोड़ा करने वाले
नक्सलवाद के लिए को खात्मे के लिए भी संकल्पित है। तो मुझे लगता है मृगेंद्र जी, ये बात पूछना ही अपने आप में बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। रही बात झीरम घाटी की, तो मृगेंद्र जी आपको याद दिला दूं, झीरम घाटी में शहीद महेंद्र कर्मा की जब हत्या की थी हिडमा ने, उसकी हत्या के बाद हिडमा ने उनकी छाती पे डांस किया था। जब हिडमा की हत्या हुई तो एक भी क्या राजीव भवन में पटाखे फूटे? मृगेंद्र जी, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी, क्या किसी कांग्रेसी नेता ने जी? मुझे लग रहा है किरण जी के नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत है। प्रीति जी, उन्होंने 2-3 सवाल पूछे। हिडमा की मौत पर कांग्रेस भवन में पटाखे क्यों नहीं फूटे? दूसरा, केंद्र में मृगेंद्र जी पहले कर ले कि वो नक्सलवादियों के साथ है कि उनको नक्सलवादियों को शहीद। ठीक है, प्रीति जी से जवाब ले लेते हैं। उनका एक और सवाल है कि क्या कांग्रेस नक्सलवादियों के साथ है? दूसरा, हिडमा की मौत पर कांग्रेस भवन में पटाखे क्यों नहीं फूटे? तीसरा, कल पार्लियामेंट में ये आया कि बस्तर के विकास के लिए सिर्फ नक्सलवाद या नक्सलियों से लड़ने नहीं, विकास के लिए भी 30,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है केंद्र सरकार भेज चुकी है। इन तीनों का आप जवाब दे दीजिए प्रीति जी। देखिए किरण जी, रिडिकुलस जिसे बोल रही हैं, खुद एम्बैरेस कर रही हैं असल में अपने ही बताइए, ब्लैकमेल जैसा शब्द यूज कर रही है प्रीति जी, ब्लैकमेल जैसा शब्द यूज कर रही है, जहाँ पे सरकार की दबाव में कमांडर रैंक के लोग आपका आत्मसमर्पण कर रहे हैं, आप वहाँ ब्लैकमेल जैसा वर्ड यूज कर रहे हैं। से लेकर आंकड़े बता रहे हैं आपको ना, कल जो आंकड़े दिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, आपको वो आंकड़े बता रहे हैं कि 126 जिले जब अप्रैल 2018 में नक्सली अफेक्टेड था, वो जुलाई 2021 में 70 हो गए। और आप भूलिए मत कि उस समय राज्य में केंद्र, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की में कांग्रेस की सरकार थी। तो जब भी ये लोग ये कुछ बात बोलते हैं, ये बात भूल जाते हैं, अपनी पीठ थपथपाना है इन्हें, लेकिन आंकड़ों से ही ये मुंह मोड़ लेते हैं। तो एम्बैरेस मत करिए कम से कम अपनी ही सरकार को आप। दूसरी बात, ये जो कह रही है कि देखिए ये इस तरह की बातें भी करना बहुत ही शर्मनाक है। हमने अपने नेताओं को खोया है, हमने खून बहाया है, आजादी से लेकर के इन नक्सली हमलों में भी हमारे नेताओं के खून बहे हैं। इसलिए ये इस तरह की जब उंगली उठा रही है, एक तो 3-4 उंगलियां इनकी तरफ है कि इनके ही शासनकाल में, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तब मात्र 1-2 ब्लॉक से, जब 15 साल इनकी सरकार थी, तब तमाम पूरा वर्तमान की बात कीजिए प्रीति जी, वर्तमान की बात कीजिए। अब अगर ये दूसरा करना चाह रही हैं कि ये हिडमा के मौत पे खुशी क्यों नहीं मनाई गई, तो देखिए खुशी हमें बिल्कुल है, मगर क्या एक अकेला हिडमा जिम्मेदार है पूरे घटनाक्रम का? क्योंकि झीरम घाटी तो सुपारी किलिंग थी, और सुपारी किलिंग के पीछे सुपारी प्रीति जी, आपके नेताओं को पता होगा, आपके नेता का दावा था, भूपेश बघेल बोला करते थे कि झीरम घाटी के सबूत मेरे जेब में है। जब हमारी सरकार की, भूपेश बघेल जी का दावा था कि झीरम घाटी के सबूत उनके जेब में है। आज आपकी सरकार ने प्रीति जी, भूपेश बघेल की जेब से वो झीरम घाटी के सबूत बाहर क्यों नहीं आए? आपके कवासी लखमा जी के पास चरणदास महंत मिलने गए थे और क्या बोल किया है उस वार्तालाप का वीडियो देखे प्रीति जी, 5 साल तक झीरम घाटी की सबूत बघेल जी की जेब से बाहर हमारे सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया, हत्या कर दिया, और सरेंडर हमेशा से नक्सली करते आए हैं। और जैसा हमने अभी आपको बताया कि ये भी आंकड़े मौजूद हैं कि 2018 से 21 के बीच में बकायदा स्टडी किया गया कि जब सरेंडर हुए तो नक्सलियों में से कितने ऐसे नक्सली थे जिनके जो प्रकरण थे वो वास्तव में लिया जा सके। और इसमें ये भी शामिल था कि प्रेजेंट डे उनका कंडक्ट कैसा है, ये पूरा स्टडी करके ये डेटा, ये आंकड़ा सामने है, मात्र 3% को पाया गया। इसलिए स्पष्ट है कि इस वक्त ये सरकार नक्सलियों से ब्लैकमेल हो रही है और नक्सलियों के सामने सरेंडर कर रही है। ठीक है रोहित, आपके पास आऊंगा। प्रीति जी ने एक डाटा दिया, डाटा हालांकि पब्लिक डोमेन में मुझे नहीं लगता आया है, डाटा सरकार के पास रहा होगा प्रीति जी, क्योंकि कांग्रेस की नेत्री हैं, उनके पास है। क्या ये जो आज समर्पण के बाद मामला वापस करने की बात आ रही है, क्या वो हिंदू का आर्टिकल है,
द हिंदू का अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, पब्लिक डोमेन में ठीक है ये आर्टिकल जी। जी। रोहित, क्या 3% लोगों को छोड़ने की बात हो रही है, या जो लोग जिनके आचरण अच्छे हैं, जो लोग छोटी मोटी धाराओं में गिरफ्तार हुए हैं, जो जेल में है, उनकी बात हो रही है, या फिर सभी जो पिछले 3, 4, 6, 8 महीनों से लगातार जो आत्मसमर्पण कर रहे सभी पर ये मामले खत्म होंगे? क्या है, थोड़ा स्पष्ट करिए। मंत्रिमंडल की बिल्कुल देखिए, कमेटी तो बनेगी, लेकिन अभी जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है वो क्या है आपके पास? बिल्कुल देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जो सरकार ने पुनर्वास नीति लेकर आया, उस पुनर्वास नीति आने के बाद में वो नक्सली ने खुद तो आत्मसमर्पण किया, अपने साथ कितने नक्सलियों का आत्मसमर्पण करवाया, कैसे वो इस पे योगदान दे रहा था पुनर्वास नीति पे, उसके साथ ही उसका भरोसा कितना आया, ये तमाम चीज बिंदु है, पॉइंट्स है, जिन पे आने वाले समय पर जो विचार है वो किया जाएगा और उसी विचार के आधार पर ही आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि लगातार पिछली सरकार में भी हुआ था, भूपेश बघेल की जब सरकार थी तब भी जो केस है उसको वापस लेने की प्रक्रिया हुई थी। अब इस सरकार में क्योंकि ये जो 2025 में पुनर्वास नीति एक बार फिर से रिवाइव करके कैबिनेट में आई थी, तो उसके बाद में उसमें एक प्रावधान था केस वापस लेने का, जो तमाम प्रकरण चल रहे हैं प्रकरणों को वापस लेने का, तो उसी के प्रावधान के तहत में आज जो है वो फैसला लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा बिंदु इसमें यह है कि उनका पुनर्वास नीति आने के बाद में वो कैसे पुनर्वास किए, पुनर्वास करवाने के साथ में उनका इस पूरे नीति पे किस तरह से योगदान रहा, कितने साथियों को लेकर वो आए हैं, तो ये तमाम चीज बिंदु है जिस पर आने वाले समय पे विचार करने के बाद ही फैसला होगा। लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कल के कल कुछ मामले खत्म हो जाए। लंबा चौड़ा प्रोसेस है, पूरी जांच परख करेगी सरकार, उसके बाद ही कोई निर्णय लेगी। अमृत जी, आपके पास आऊंगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि केंद्र सरकार भी चाहती है कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको मुख्य धारा में लौटने के साथ केस वापसी हो। क्या लगता है कि इस मैसेज से बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण होगा, और दिल्ली में केंद्र की सरकार और केंद्र की सरकार से जुड़े लोग क्या ऐसा मानते हैं कि अगर ये पॉलिसी लाई जाए, क्योंकि आज कैबिनेट में बड़ा निर्णय हुआ है, तो उससे कुछ इस नक्सल विरोधी अभियान में सफलता मिलेगी? अमृत जी। मृगेन जी, देखिए इसके 2-3 जो है डॉट्स हैं जिनको जोड़ना है और आपको लग जाएगा कि छत्तीसगढ़ केंद्र के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार खासतौर पे एक तरह से मॉडल के रूप में प्रोजेक्ट करने जा रही है, जहां से इतने सारे उनके सांसद आए हैं और इतने विधायक उनके हैं, और जिस तरह से उनकी गवर्निंग एक बॉडी तैयार की जा रही है। और आप देखेंगे विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जितनी भी सारी चीजें डायरेक्शंस हैं, बाकी चीजें हैं, वो केंद्र से जा रही, इसमें छुपी छुपाई बात नहीं है। आप देखेंगे कि न सिर्फ विष्णुदेव साय हर महीने में 2 बार दौरा करते हैं, बल्कि साथ ही साथ गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री कैंप करते हैं वहां पे, और उनके निशाने पे न सिर्फ नक्सलवाद है बल्कि विकास की योजनाएं हैं। सेमीकंडक्टर जैसी एक आज की आधुनिक दौर की जो सबसे बड़ी डिमांड है, दुनिया इसके लिए मरे जा रही है, इस खोज को जो है अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। सेमीकंडक्टर यूनिट छत्तीसगढ़ को दी जा रही है। रायपुर से उसके बाकी जो जुड़े हुए एरियाज हैं उनको अलग विकसित जैसे एनसीआर की तर्ज पे बनाने की कवायद ये सेंटर की तरफ से ही सारी चीजें गाइड की जा रही हैं। बस्तर में जो पुनर्वास के साथ साथ वहां पे योजनाओं को पहुंचाने का सबसे ज्यादा जो कहा जाए केंद्र की निगरानी बस्तर को लेकर के है, वो सिर्फ इसलिए है कि नक्सलवाद पे जो गोली चलाने की जो एक नीति है वो तो चलती ही रहेगी। देखिए उसी के चलते बहुत सारे नक्सली उल्टा, जैसे कांग्रेस की नेत्री कह रही थी, ब्लैकमेल हो गई है। जो अगर आप समीक्षा करें, हम पहले भी कांग्रेस ने भी गोली चलाई है, ऐसी बात नहीं, और कांग्रेस ने भी क्षमादान देने की प्रक्रिया भी शुरू की है, लेकिन जो अभी के हालात में ये देखा जा रहा है कि गोलियां चली हैं और उसी से घुटने टेकते हुए बहुत सारे नक्सली बाहर भी आए। बहुत सारे बड़े नक्सलियों के, दुर्दांत नक्सलियों के बयान भी सामने हमारे विस्तार न्यूज पे आया कि हमारे सेंट्रल कमेटी ने फैसला किया कि अब हम डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। तो एक रणनीतिक बात करते हुए दिखाई दिए। सेंटर यह समझता है कि नक्सली कहीं रणनीति के तहत तो नहीं सरेंडर कर रहे हैं, तो इसके लिए ट्रैकिंग जो है ये देखी जा रही, की जा रही, तमाम काबिल अधिकारी एजेंसियां इस पे लगी हुई हैं, और इसी के लिए देखेंगे कि एक समीक्षा के लिए कमेटी गठित की जा रही है जो कि इन सारी चीजों की निगरानी करेगी, उसके आधार पर देखेगी। रही बात की इनका आत्मसमर्पण क्या सही है, उनको माफ करना सही है, कि ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है। बीहड़ में जब डकैतों ने आत्मसमर्पण किया था तब भी केस खत्म करने को लेकर, उन्हें ढील देने को लेकर बहुत सारे काम किए। कश्मीर में बहुत सारे आतंकियों ने जब हथियार छोड़ते हैं तो उनके साथ भी कई सारे मुआहदे होते हैं, और अब बहुत 2-3 तो आप नाम ले लेंगे जो चुनाव भी पिछली बार लड़े थे। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई आदमी सुधरना चाहता है तो इसीलिए तो हमारी न्याय प्रक्रिया है, लोकतंत्र भी इसीलिए है। रिपब्लिक हम ऐसे नहीं बन गए, दुनिया की जो सबसे बड़ी रिपब्लिक है उसमें सबसे बड़ा मायने ये है कि हम। अमृत जी, आपने बहुत सही बात कही कि तमाम जगहों पे जो इस तरह से अराजकता थी उसको सॉल्व करने के लिए
पार्लियामेंट्री सिस्टम में लाने के लिए कुछ पहल की जाती है, कुछ बदलाव किए जाते हैं। हमने फूलन देवी को संसद में देखा है, बड़े बड़े माफिया जो हैं, जो मुख्य धारा में लौटे हैं, जिन पे केस खत्म हुए हैं, वो विधानसभाओं में भी है। तो कुल मिलाकर बस्तर को शांत करना है। सरकार नए नए प्रयोग कर रही है, नई नई पहल कर रही है। हालांकि कांग्रेस का सवाल भी बहुत जायज है कि क्या दुर्दांत नक्सलियों को भी छोड़ दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इस पॉलिसी के दायरे में आएंगे और कौन लोग हैं जो इसके बाहर जाएंगे। आज की चर्चा में आप सभी शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।